आधुनिक आनुवंशिकी यानी मॉडर्न जेनेटिक्स की नींव और उन ऐतिहासिक प्रयोगों को समझने वाले हैं जिन्होंने इस पूरे विज्ञान की दिशा ही तय कर दी। स्रोत सामग्री का ये विश्लेषण हमें वंशागति और विविधता के सिद्धांतों के बिल्कुल मूल तक ले जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पता है, आमतौर पर हम बायोलॉजी और मैथ्स को बिल्कुल अलग अलग दुनिया मानते हैं, है ना? लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनहेरिटेंस के पहले वैज्ञानिक नियम किसी लेबोरेटरी में सिर्फ माइक्रोस्कोप के जरिए नहीं खोजे गए थे, बल्कि मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स के एक अनोखे और एकदम सटीक क्रॉसओवर से निकले थे। ये एक ऐसा आइडिया था जिसने विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया। अब इस नंबर पर जरा गौर कीजिए, 7। आज की इस चर्चा में ये नंबर बार बार हमारे सामने आएगा और यकीन मानिए ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये नंबर उन लगातार 7 सालों की गहन रिसर्च और उन 7 सटीक विपरीत लक्षणों को दर्शाता है जिन्होंने मिलकर इतिहास रचा। तो आज हम इस पूरी जानकारी को इन 4 मुख्य भागों में समझेंगे। पहला, आनुवंशिकी के जनक। दूसरा, मटर के पौधे का चुनाव। तीसरा, 7 विपरीत लक्षण। और चौथा, मेंडल की कार्यप्रणाली। चलिए सबसे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, आनुवंशिकी के जनक। ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी के जनक के रूप में जानते हैं और सच में इनका काम इस टाइटल को बिल्कुल जस्टिफाई करता है। उन्होंने ही सबसे पहले इनहेरिटेंस के स्टैटिस्टिकल नियम बनाए थे। एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनका वो मैथमेटिकल दिमाग लगाना अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। और ये सब कब हुआ? 1856 से लेकर 1863 तक। ये वही 7 साल हैं जब उन्होंने गार्डन पी, जिसका साइंटिफिक नाम पाइसम सटाइवम है, उस पर बेहद बारीकी से प्रयोग किए। अगर आप इस विषय को किसी एग्जाम के नजरिए से देख रहे हैं तो ये एग्जैक्ट टाइम फ्रेम और साइंटिफिक नाम जरूर याद रखिएगा, ये बहुत काम आएगा। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, मटर के पौधे का चुनाव। आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इतने बड़े एक्सपेरिमेंट के लिए आखिर मटर के पौधे को ही क्यों चुना गया? इसके कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल रीजन थे। एक तो इसमें बिल्कुल साफ दिखने वाले कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। दूसरा, इसका लाइफ साइकिल छोटा होता है जिससे रिजल्ट्स जल्दी मिल जाते हैं। तीसरा, इसमें नेचुरली स्वपरागण होता है। और सबसे खास बात, इसमें हम बहुत ही आसानी से कृत्रिम परपरागण भी करवा सकते हैं। फास्ट और एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए ये एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। तीसरा हिस्सा, 7 विपरीत लक्षण। यहाँ जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट उभर कर आता है वो है रूल ऑफ कॉन्ट्रास्ट। मेंडल ने पौधों के जो भी फिजिकल लक्षण रिकॉर्ड किए वे सख्ती से 2 अलग अलग कैटेगरीज में बटे हुए थे, डोमिनेंट यानी प्रभावी और रिसेसिव यानी अप्रभावी। इसमें कोई बीच का रास्ता या ग्रे एरिया था ही नहीं और इसी वजह से उनके डेटा में इतनी क्लैरिटी थी। तो ये वो एग्जैक्टली 7 पेयर्स हैं जिन्हें मेंडल ने गहराई से ऑब्जर्व किया। तने की ऊंचाई, फूल का रंग, फूल की पोजीशन, फली का आकार, फली का रंग, बीज का आकार और आखिर में बीज का रंग। सोचिए, यही वो बेसिक डेटा पॉइंट्स थे जिन्होंने जेनेटिक्स के पूरे इतिहास का रूप तय किया। इस बात को एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। तने की ऊंचाई को ही ले लीजिए। रूल ऑफ कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से पौधा या तो लंबा होगा जो कि डोमिनेंट ट्रेट है, या फिर बिल्कुल बौना होगा जो कि रिसेसिव ट्रेट है। एकदम क्लियर का डिफरेंस है ना? और यही साफ सुथरा डिवीजन बीजों के आकार में भी दिखाई देता है। बीज या तो एकदम गोल होंगे जो वापस से एक डोमिनेंट ट्रेट है, या फिर उनमें झुर्रियां होंगी यानी फिर रिंकल्ड होंगे जो रिसेसिव ट्रेट है। रिजल्ट हमेशा इन्हीं दोनों में से कोई एक होता था। अब बढ़ते हैं आखिरी और बहुत ही जरूरी हिस्से की तरफ, मेंडल की कार्यप्रणाली। उनके काम करने के तरीके को समझने के लिए हमें सबसे पहले ट्रू ब्रीडिंग लाइंस यानी शुद्ध वंशक्रम को समझना पड़ेगा। ये वो पौधे होते हैं जो कई पीढ़ियों तक स्वपरागण होने के बाद भी अपने लक्षणों को बिल्कुल स्टेबल रखते हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए ये एकदम शुद्ध और बिना किसी मिलावट वाला बेस था। तो उनका एक्सपेरिमेंट एक्चुअली काम कैसे करता था? स्टेप 1, ट्रू ब्रीडिंग लाइंस को सिलेक्ट करना। स्टेप 2, इमैस्कुलेशन या विपुंसन। और स्टेप 3, बैगिंग के साथ साथ कृत्रिम परपरागण। इस पूरे प्रोसेस को इतनी सावधानी से डिजाइन किया गया था कि प्राकृतिक स्वपरागण की कोई गुंजाइश ही ना बचे।
चलिए इन दो टेक्निकल टर्म्स को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। विपुंसन का सीधा सा मतलब है फूल के नर भागों को बहुत ही ध्यान से हटा देना, और बैगिंग या बोरा वस्त्रावरण का मतलब है फूल को कवर कर देना ताकि कोई अनचाहा पराग उस पर न गिरे। ये दोनों कदम एब्सोल्युटली क्रूशियल थे, वरना एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स पूरी तरह से गड़बड़ा सकते थे। अगर हम इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ निकालें तो वो ये है, हिस्ट्री में पहली बार किसी ने बायोलॉजिकल पजल्स को सॉल्व करने के लिए मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का इतनी खूबसूरती से इस्तेमाल किया था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इस एक अकेले दृष्टिकोण ने जेनेटिक्स की पूरी फील्ड को जन्म दिया। तो अब जब हम ये बेसिक ग्राउंड रूल समझ चुके हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, ये 7 लक्षण आखिर अगली पीढ़ी में पास ऑन कैसे होते हैं? एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस वास्तव में दिखता कैसा है? जीनोटाइप, फिनोटाइप और वो फेमस पुनेट स्क्वायर कैसे काम करते हैं? ये पूरा मैकेनिज्म कैसे चलता है? ये खुद में एक बहुत ही गहरी और